बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे चैनल शागिद फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे? आज हम इस वीडियो में छठी रियाजी के 5वें सबक की मशक़ी सवालात 16 को हल करेंगे। बच्चों, मशक़ी सवालात 16 में हम क्या करने वाले हैं? मशक़ी सवालात 16 में हम ये देखेंगे कि अशरी कसरों की ज़र्ब किस तरह से की जाती है, डेसिमल फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इस सबक के पिछले वीडियोज़ में अशरी कसरों की जमा और तफरीक किस तरह से की जाती है इसको डिटेल में समझ लिया है। तो अब बच्चों हमको क्या करना है? अब हमको इस मश्क में अशरी कसरों की ज़र्ब किस तरह से की जाती है, डेसिमल फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है, इसको समझना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम बिला ताख़िर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, मशक़ी सवालात 16 के पहले सवाल में वो क्या कह रहे हैं? पहले सवाल में वो कह रहे हैं कि अगर 317 और 45 का हासिल ज़र्ब 14,265 हो तब 3.17 और 4.5 का हासिल ज़र्ब क्या होगा। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो सवाल है ये सवाल बहुत ही आसान है। यहाँ पर हम 3.17 और 4.5 का हासिल ज़र्ब इन दोनों आदाद के हासिल ज़र्ब की मदद से बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। बच्चों, अगर आप इस सवाल को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो 3.17 और 4.5 ये जो दोनों आदाद है, ये दोनों आदाद ये बिल्कुल 317 और 45 की तरह है। अगर आप यहाँ पर 3.17 और 4.5 इन दोनों आदाद में से अगर आप अशारिया को, डेसिमल पॉइंट को थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों आदाद भी कौन से आदाद है। ये आदद 317 है और ये आदद 45 है। ठीक है, तो जिस तरह से 317 और 45 का हासिल ज़र्ब 14,265 है, तो बिल्कुल उसी तरह से अगर हम यहाँ पर इन दोनों आदाद में से डेसिमल पॉइंट को थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज कर दें तो इन दोनों आदाद का हासिल ज़र्ब भी क्या होगा? 14,265। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों आदाद के हासिल ज़र्ब की मदद से इन दोनों आदाद का हासिल ज़र्ब लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों आदाद का हासिल ज़र्ब क्या होगा? इन दोनों आदाद का हासिल ज़र्ब होगा 3.17 और 4.5 का हासिल ज़र्ब क्या होगा? इन दोनों आदाद का हासिल ज़र्ब होगा 14,265। ठीक है, अब बच्चों चूंकि यहाँ पर इन दोनों आदाद में अशारिया है तो हमको क्या करना होगा? हासिल ज़र्ब में भी क्या करना होगा? अशारिया को लगाना होगा। अब बच्चों हम यहाँ पर अशारिया कहाँ लगाएंगे? हासिल ज़र्ब में हम अशारिया कहाँ पर लगाएंगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अदद में दाएं तरफ से गिनती करते हुए आप देख सकते हैं कि 2 हिंसों के बाद अशारिया है और यहाँ पर 1 हिंसे के बाद अशारिया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमको इन दोनों आदाद के हासिल ज़र्ब में 3 हिंसों के बाद अशारिया लगाना होगा। यहाँ पर 2 हिंसों के बाद अशारिया है और यहाँ पर 1 हिंसे के बाद अशारिया है। तो इस तरह से ये 3 हिंसे हो जाएंगे। तो हमको क्या करना होगा? इन दोनों आदाद के हासिल ज़र्ब में दाएं तरफ से गिनती करते हुए, राइट हैंड साइड से गिनती करते हुए 3 हिंसों के बाद अशारिया लगाना होगा। तो अशारिया कहाँ पर आएगा? देखिए बच्चों, ये 1, ये 2 और ये 3। तो अशारिया कहाँ पर आ जाएगा? अशारिया यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 3.17 और 4.5 का हासिल ज़र्ब इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 14.265। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने मशक़ी सवालात 16 के पहले सवाल को हल कर लिया है। अब बच्चों हमको दूसरा सवाल हल करना है। बच्चों, दूसरा सवाल भी पहले सवाल की ही तरह है, दूसरे सवाल में सिर्फ नंबर्स बदल गए। ठीक है, तो पहला सवाल जिस तरह से हमने हल किया है बिल्कुल उसी तरह से हमको क्या करना है? दूसरे सवाल को हल करना है। ठीक है, देखिए बच्चों, दूसरे सवाल में क्या दिया गया है? दूसरे सवाल में दिया गया है कि अगर 503 और 217 का हासिल ज़र्ब 1,09,151 हो तब 5.03 और 2.17 इन दोनों आदाद का हासिल ज़र्ब क्या होगा। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर भी अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हम इन दोनों आदाद में से अशारियों को थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज कर दे, उसको गायब कर दे, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों आदाद कौन से आदाद बन जाएंगे? ये अदद बन जाएगा 503 और ये अदद बन जाएगा 217। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 503 और 217 का हासिल ज़र्ब क्या है? 1,09,151 है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों आदाद में से भी थोड़ी देर के लिए अशारे को गायब कर दें तो इन दोनों आदाद का हासिल ज़र्ब भी क्या होगा? 1,09,151। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, कि 5.03 ज़र्ब 2.17 मसावी है 1,09,151
51, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पर इन दोनों आदाद में अशार्य है, तो हमको क्या करना होगा, इन दोनों आदाद के हासिल ज़र्ब में हमको अशार्य लगाना होगा। अब सवाल ये है कि अशार्य कहाँ पर आएगा, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर ये देखना होगा कि इस अदद में कितने हिस्सों के बाद अशार्य है और इस अदद में कितने हिस्सों के बाद अशार्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 हिस्सों के बाद अशार्य है, यहाँ पर भी 2 हिस्सों के बाद अशार्य है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको हासिल ज़र्ब में 4 हिस्सों के बाद अशार्य लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाएं तरफ से गिनती करते हुए 4 हिस्सों के बाद, 4 डिजिट्स के बाद अशार्य यानी डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। देखिए 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इस तरह से अशार्य कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 5.03 और 2.17 का हासिल ज़र्ब यानी प्रोडक्ट क्या होगा, 10.9151, 10.9151। तो इस तरह से बच्चों हमने मश्की सवालात 16 के पहले 2 सवालात हल कर लिए। तो चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 3 को हल कर लेते हैं। बच्चों सवाल नंबर 3 में हमको क्या करना है, सवाल नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि ज़र्ब कीजिए, ठीक है। बच्चों सवाल नंबर 3 में हमको अशरी कसरों की, डेसिमल फ्रैक्शंस की ज़र्ब करना है यानी उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बच्चों अशरी कसरों की ज़र्ब किस तरह से की जाती है, अशरी कसरों की ज़र्ब बिल्कुल उसी तरह से की जाती है जिस तरह से मुकम्मल आदाद की या गिनती के आदाद की ज़र्ब की जाती है। बच्चों मुकम्मल आदाद की या गिनती के आदाद की ज़र्ब से तो आप पहले से वाकिफ़ है, तो अगर आप गिनती के आदाद या मुकम्मल आदाद की ज़र्ब से वाकिफ़ है तो आप बहुत आसानी से अशरी कसरों की ज़र्ब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहली मिसाल को हम देख लेते हैं। पहली मिसाल में क्या है, पहली मिसाल में हमको 2.7 और 1.4 इन दोनों आदाद की ज़र्ब करना है, ठीक है। इन दोनों आदाद की ज़र्ब हम क्या करेंगे, इन दोनों आदाद की ज़र्ब करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों आदाद में जो अशारिया है, जो डेसिमल पॉइंट है, उसको नज़रअंदाज करके हम इन दोनों आदाद की ज़र्ब करेंगे, ठीक है। जिस तरह से हम मुकम्मल आदाद की या गिनती की आदाद की ज़र्ब करते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से हम इन आदाद की ज़र्ब करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2.7 में से ये पॉइंट को थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 27, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा 14, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन आदाद की ज़र्ब करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों पहले हम 4 से 27 को ज़र्ब करेंगे, 4 सत्ते 28, 28 के 8 हासिल के तौर पर 2, ये 4 दूनी 8 और ये 2 10, ठीक है। अब हम ये 1 से 27 को ज़र्ब करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने ये 2 को मिला लिया तो इसको कट कर देंगे, ठीक है। तो 1 से ज़र्ब करने से पहले हम यहाँ पर सिफर को लिख लेंगे। अब ये 1 से इसको ज़र्ब करेंगे, 1 सत्ते 7, 1 दूनी 2, ठीक है। अब इन आदत की जमा कर लेंगे, ये आ जाएंगे यहाँ पर 8, यहाँ पर आ जाएंगे 7 और यहाँ पर आ जाएंगे 3, ठीक है। तो इस तरह से 27 और 14 का हासिल ज़र्ब क्या होगा 378। लेकिन बच्चों यहाँ पर सवाल में हमारे पास जो आदाद है उनमें डेसिमल पॉइंट है, अशार्य है, तो हमको क्या करना होगा, ये जो हमारा हासिल ज़र्ब आया है उसमें अशार्य को लगाना होगा। तो अब सवाल ये है कि अशार्य कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 हिस्से के बाद अशार्य है, यहाँ पर भी 1 हिस्से के बाद अशार्य है। तो इस तरह से ये 2 हिस्से हो गए, तो हमको क्या करना होगा, हासिल ज़र्ब में 2 हिस्सों के बाद अशार्य लगाना होगा। तो ये 1 और ये 2, इस तरह से अशार्य कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा। तो इस तरह हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 2.7 और 1.4 का हासिल ज़र्ब क्या होगा 3.78, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर होगा 2.7 ज़र्ब 1.4 मसावी है 3.78, ठीक है। तो इस तरह से पहला ज़ैली सवाल ये कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों दूसरे ज़ैली सवाल को देखिए। दूसरे ज़ैली सवाल में हमको क्या करना है, 6.17 और 3.9 इन दोनों आदाद की ज़र्ब करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों आदाद की ज़र्ब करने के लिए हम इन दोनों आदाद में से थोड़ी देर के लिए अशारे को नज़रअंदाज कर देंगे और फिर उन दोनों आदाद की ज़र्ब कर लेंगे। तो ये अदद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 617 और ये अदद क्या बन जाएगा 39, ठीक है। अब हम इन आदत की ज़र्ब करेंगे। पहले हम 9 से ज़र्ब करेंगे, 9 सत्ते 63 के 3 हासिल के तौर पर 6, 9 एकन 9 और 6 15, 15 के 5 हासिल के तौर पर 1, ठीक है। अब ये 9 छके 54 और ये 55, ठीक है। तो हम यहाँ पर 55 को लिख लेंगे, ठीक है। अब हमने 6 को और 1 को यहाँ पर मिला लिया है तो इनको हम कट कर लेंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 617 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिफर लिखेंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल के तौर पर 2, 3 एकन 3 और ये 2 5 और ये 3 छके
18, तो यहाँ पर 18 के 8 आ जाएंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब हम इन आदाद की जमा कर लेंगे। ये 3, यहाँ पर आ जाएंगे 6, ये 5 और 5 10 का 0, हासिल के तौर पर 1, 8 और 5 13 और 1 14 के 4, हासिल के तौर पर 1, 1 और 1 2। ठीक है, तो इस तरह से 617 और 39 का हासिल रिजर्व क्या आ गया? 24,063। ठीक है, लेकिन सवाल में हमारे पास इन दोनों आदाद में अशारिया है, तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इन दोनों आदाद में कितने हिस्सों के बाद अशारिया है। यहाँ पर 2 हिस्सों के बाद अशारिया है, यहाँ पर 1 हिस्से के बाद अशारिया है, तो इसका मतलब हमको हासिल ज़र्ब में 3 हिस्सों के बाद अशारिया लगाना होगा। तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो अशारिया कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 617 और 3,9 का हासिल ज़र्ब क्या होगा? 24,063। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर लिख लेंगे कि 6,17 और 3,9 का हासिल ज़र्ब क्या होगा? 24,063। तो इस तरह से हमने दूसरे ज़ैली सवाल को भी कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चों तीसरे ज़ैली सवाल को देखिए। तीसरे ज़ैली सवाल में हमको क्या करना है? 0.57 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 0.57 को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए 0.57 में जो डेसिमल पॉइंट है उसको थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 057। ठीक है, इसको हमको क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए बच्चों, ये 2 सत्ते 14 के 4, हासिल के तौर पर 1, 2 पंजे 10 और 1 11 का 1, हासिल के तौर पर 1, ये 2 0 और ये 1। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों आदाद का हासिल ज़र्ब क्या आ गया? 114। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 हिस्सों के बाद अशारिया है, तो हम क्या करेंगे? हासिल ज़र्ब में 2 हिस्सों के बाद अशारिया लगा देंगे, तो ये 1 और ये 2 अशारिया यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 0.57 और 2 का प्रोडक्ट क्या होगा? 1.14। ठीक है, तो इस तरह से अब हम यहाँ पर हमारे फाइनल आंसर को लिख सकते हैं। हमारा फाइनल आंसर होगा 0.57 इंटू 2 इज इक्वल टू 1.14। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा ज़ैली सवाल भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए बच्चों, हम चौथे ज़ैली सवाल को हल करते हैं। चौथे ज़ैली सवाल में हमको क्या करना है? 5.04 और 0.7 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों नंबर्स में से जो डेसिमल पॉइंट है उसको थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज कर देंगे। तो ये कौन सा अदद बन जाएगा? ये बन जाएगा 504। और ये कौन सा अदद बन जाएगा? ये बन जाएगा 07। ठीक है, 07 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 07 की जगह हम सिर्फ 7 को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे? 504 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 चौक 28, 28 के 8, हासिल के तौर पर 2, 7 0 और ये 2 2। ठीक है, और ये 7 पंजे 35। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 504 और 7 का हासिल ज़र्ब क्या आ गया? 3,528। ठीक है, लेकिन बच्चों हमको क्या करना है? 5.04 और 7 का 0.7 का हासिल ज़र्ब मालूम करना है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा? इन दोनों आदाद के हासिल ज़र्ब में 3 हिस्सों के बाद अशारिया लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अदद में 2 हिस्सों के बाद अशारिया है और इस अदद में 1 हिस्से के बाद अशारिया है। तो इसका मतलब क्या है? हमको इन दोनों आदाद के हासिल ज़र्ब में 3 हिस्सों के बाद अशारिया लगाना होगा। ये 1 2 और ये 3, तो अशारिया कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 5.04 और 0.7 का हासिल ज़र्ब क्या हो गया? 3.528। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर होगा 5.04 इंटू 0.7 इज इक्वल टू 3.528। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने मश्की सवाल 16 के तीसरे सवाल को भी कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बच्चों, हम मश्की सवाल 16 के चौथे सवाल को हल कर लेते हैं। चौथे सवाल में क्या कह रहे हैं? चौथे सवाल में वो कह रहे हैं कि सईद ने 5.25 किलोग्राम वजन की एक थैली के हिसाब से 18 थैली चावल खरीदा, तो उसने कुल कितना चावल खरीदा? ठीक है, और फिर आगे कह रहे हैं कि अगर चावल का नर्ख 42 रुपये फी किलोग्राम हो तो उसने कितने रुपए अदा किए? ठीक है, देखिए बच्चों, इस सवाल के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में वो क्या कह रहे हैं? पहले हिस्से में वो कह रहे हैं कि सईद ने 5.25 किलोग्राम वजन की एक थैली के हिसाब से 18 थैली चावल खरीदा है। यानी सईद ने क्या किया है?
18 चावल की ऐसी थैलियां खरीदी है जिनमें से हर एक थैली का वजन कितना है 5.25 किलोग्राम। ठीक है, तो बच्चों ये मालूमात पहले हिस्से में दी गई है। अब पहले हिस्से में हमको मालूम क्या करना है, पहले हिस्से में हमको मालूम करना है कि उसने कुल कितना चावल खरीदा है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों दूसरे हिस्से में वो कह रहे हैं कि अगर चावल का नर्ख 42 रुपये फी किलोग्राम हो तो उसने कितने रुपए अदा किए हैं। ठीक है, दूसरे हिस्से में वो क्या कह रहे हैं कि अगर 1 किलोग्राम चावल की कीमत 42 रुपये हो तो कुल चावल की कीमत क्या होगी। ठीक है, तो बच्चों हमको इस सवाल में दो चीज़ें मालूम करना है। पहली चीज़ क्या मालूम करना है, पहली चीज़ मालूम करना है कि सईद ने कुल कितना चावल खरीदा है। ठीक है, इसी तरह से हमको इस सवाल में ये भी मालूम करना है कि कुल चावल की कीमत उसने कितनी अदा की है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे। बच्चों इस सवाल को हल करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले इस सवाल में जो मालूमात दी गई है उसको मैं यहाँ पर लिख लूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस सवाल में जो मालूमात दी गई थी उसको यहाँ पर लिख लिया। अगर हम सवाल में दी गई मालूमात को पहले लिख लेंगे तो हम बहुत आसानी से सवाल को हल कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, इस सवाल में जो मालूमात दी गई उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस सवाल में दी गई मालूमात को यहाँ पर लिख लिए। इस सवाल में क्या मालूमात दी गई है कि एक थैली का वजन कितना है 5.25 किलोग्राम। ठीक है, इसी तरह से बच्चों कुल थैलियों की तादाद कितनी दी गई है 18। ठीक है, इसी तरह से बच्चों इस सवाल में मालूमात दी गई है कि 1 किलोग्राम चावल का नर्ख यानी 1 किलोग्राम चावल की कीमत कितनी है 42 रुपये है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस सवाल में जो मालूमात दी गई थी उसको लिख लिया है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मालूम करेंगे कि उसने कुल कितना चावल खरीदा है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक थैली का वजन कितना है, एक थैली का वजन है 5.250 किलोग्राम। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक थैली में कितने चावल है, एक थैली में 5.250 किलोग्राम चावल है। ठीक है, तो ऐसी कितनी थैलियाँ बच्चों, ऐसी है 18 थैलियाँ। तो अगर बच्चों हमको ये मालूम करना है कि सईद ने कुल कितने चावल खरीदे तो हमको क्या करना होगा, जो एक थैली में जो चावल है 5.250, ये एक थैली के चावल को हमको क्या करना होगा, कुल थैलियों की तादाद से यानी 18 से उनको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उस सईद ने कुल कितने चावल खरीदे हैं ये मालूम कर सकते हैं। बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि कुल चावल की मिकदार मालूम करने के लिए हम एक थैली में जो चावल दिए गए हैं 5.250 किलोग्राम, इसको हम थैलियों की कुल तादाद से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों मैं आपको क्या करता हूँ, एक छोटी सी मिसाल देके समझा देता हूँ कि हम यहाँ पर कुल चावल की मकदार मालूम करने के लिए हम एक थैली में जो चावल की मकदार है उसको कुल थैलियों की तादाद से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बच्चों थोड़ी देर के लिए ऐसा आप फ़र्ज़ कीजिए, थोड़ी देर के लिए आप ऐसे फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक थैली में, ये एक थैली में फ़र्ज़ कीजिए कि 2 किलो चावल है। ठीक है, फ़र्ज़ कीजिए कि इस एक थैली में कितने किलोग्राम चावल है, 2 किलोग्राम चावल है। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पर मैं ये आपसे पूछूं कि अगर एक थैली में 2 किलोग्राम चावल है तो ऐसी अगर फ़र्ज़ कीजिए कि और 2 थैलियाँ यानी कुल मिलाकर 3 थैलियाँ हैं तो 3 थैलियों में मिलाकर कितने चावल होंगे, तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि इन तीनों थैलियों में कुल मिलाकर, इन तीनों थैलियों में कुल मिलाकर कितने चावल होंगे 6 किलोग्राम चावल, 6 किलोग्राम चावल। ठीक है बच्चों, ये 6 किस तरह से आएगा, ये 6 किस तरह से आएगा, यहाँ पर एक थैली में जो चावल दिए गए, अगर आप एक थैली में दिए गए चावल की मिकदार को यानी 2 किलो को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चूँकि यहाँ पर 3 थैलियाँ है तो अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी थैलियों की तादाद से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जवाब आ जाएगा, 6 जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों, इसी तरह से हमको यहाँ पर 18 थैलियों में कुल मिलाकर कितने चावल ये मालूम करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक थैली के अंदर जितने चावल है उनको 18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकेंगे, 18 थैलियों में कुल कितने चावल है ये मालूम कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुल चावल उसने कितने खरीदे हैं ये मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कुल चावल का वज़न, चावल का वज़न। ठीक है, कुल चावल का वज़न मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, एक थैली में जितने चावल है उनको कुल थैलियों की तादाद से यानी 18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 5.250 को 18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है बच्चों, 5.250 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा,
5.25 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 94.500। ठीक है, क्या आंसर आएगा? 94.500 किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर कुल चावल उसने कितने खरीदे ये मालूम कर लिया। उसने कुल चावल कितने खरीदे? 94.500 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 5.25 को 18 से मल्टीप्लाई करके, अपने तौर पर मल्टीप्लाई कर कर ये मालूम कर सकते हैं कि 5.25 को 18 से मल्टीप्लाई करने पर 94.500 ये किस तरह से आते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, रफ वर्क में 5.25 को 18 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि दोनों को ज़र्ब करने पर 94.500 ये आते हैं या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने इस सवाल के पहले हिस्से को हल कर लिया है। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, अब हमको ये मालूम करना है कि अगर चावल का नर्ख, अगर 1 किलोग्राम चावल का नर्ख 42 रुपये हो तो कुल चावल की कीमत कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब कुल चावल की कीमत मालूम करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुल चावल की कीमत। ठीक है, कुल चावल की कीमत। ठीक है, कुल चावल की कीमत। कुल चावल की कीमत मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुल चावल कितने हैं, 94.500 किलोग्राम। ठीक है, और 1 किलोग्राम चावल की कीमत कितनी है, 42 रुपये। तो अगर 1 किलोग्राम चावल की कीमत 42 रुपये हो तो 94.500 किलोग्राम चावल की कीमत क्या होगी, ये मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, 42 को 94.500 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुल चावल की कीमत मालूम करने के लिए 1 किलोग्राम चावल की कीमत को यानी 42 को कुल चावल की मकदार से यानी 94.500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, हमको यहाँ पर कुल चावल की कीमत मालूम करने के लिए क्या करना है, 42 को 94.500 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए बच्चों, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको रफ वर्क में 42 को 94.500 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है ये आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों, हमको यहाँ पर क्या करना है, 42 को 94.500 से मल्टीप्लाई करना है। हम 42 को 94.500 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 94.500 को 42 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों सूरत में वही जवाब आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 94.500 को 42 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ये जो अशरी अदद है इसमें से ये जो अशारिया है इसको नज़रअंदाज करके पहले इनको ज़र्ब कर लेता हूँ, फिर हम क्या करेंगे, जवाब में अशारिया जो है तो लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से इस अदद को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सिफर सिफर 2 सिफर सिफर 2 पंजे 10 का सिफर, हासिल के तौर पर 1, 2 चौक 8 और 1 9 और ये 2 नाहे 18, 2 नाहे 18। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 सिफर सिफर 4 सिफर सिफर 4 पंजे 20 का सिफर, हासिल के तौर पर 2, 4 चौक 16 और 2 18, 18 के 8, हासिल के तौर पर 1, ये 4 ना है 36 और 1 37। ठीक है, तो अब हम इन आदत की जमा कर लेंगे, ये सिफर ये सिफर ये सिफर ये 9, 8 और 8 16 के 6, हासिल के तौर पर 1, 7 और 1 8 और 1 9 और ये 3 जैसे के वैसे। ठीक है, अब बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया था, अशारिया को नज़रअंदाज कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, जवाब में अशारिया को लगा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 94.500 इस अदद में 3 हिंसों के बाद अशारिया है, तो जवाब में भी हम क्या करेंगे, 3 हिंसों के बाद अशारिया लगा देंगे। ठीक है, तो ये 1 2 3 अशारिया कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 42 और 94.500 का हासिल ज़रब क्या होगा, 3969.000.000
$3,969.00 को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ 3,969 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अशारे के बाद सिर्फ सिफर है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3,969.00 को सिर्फ 3,969 इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का हासिल ज़र्ब क्या होगा, 3,969। ठीक है, तो इस तरह से अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कुल चावल की कीमत कितनी होगी, 3,969 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया है, इस सवाल के जो दो हिस्से थे, तो उन दोनों हिस्सों को हमने यहाँ पर हल कर लिया है। पहले हिस्से में हमने क्या किया है, पहले हिस्से में हमने कुल चावल की मकदार यानी कुल चावल का वज़न मालूम किया है, और दूसरे हिस्से में हमने क्या किया है, कुल चावल की कीमत मालूम कर ली। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर 4 ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस सवाल का जो फाइनल आंसर है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इस सवाल का फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, पहले मैं क्या करता हूँ, ये रफ वर्क को यहाँ से साफ कर देता हूँ। देखिए हमारा फाइनल आंसर होगा, सईद ने 94.50 किलोग्राम चावल खरीदा। ठीक है, इसी तरह से इस सवाल का जो दूसरे हिस्से का जवाब है कि उसने चावल के लिए, मैं इसके आगे लिख लेता हूँ, उसने चावल के लिए 3,969 रुपये अदा किए। तो इस तरह से हमने मश्की सवाल 16 के चौथे सवाल को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बच्चों, हम मश्की सवाल 16 का जो आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 5, उसको हल कर लेते हैं। पाँचवें सवाल में वो क्या कह रहे हैं, पाँचवें सवाल में वो कह रहे हैं कि रज़िया के पास कुल 23.50 मीटर कपड़ा है। उसने उस कपड़े से यकसा साइज के 5 पर्दे बनाए हैं। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि अगर हर पर्दे को 4 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा लगता हो तो बताइए उसके पास कितना कपड़ा बाकी रहा। ठीक है, देखिए बच्चों, इस सवाल में क्या दिया गया है, इस सवाल में ये दिया गया है कि रज़िया के पास कुल 23.50 मीटर कपड़ा है। उसने क्या किया, उसमें से यकसा साइज के यानी एक जैसे साइज के 5 पर्दे बनाए हैं। 5 पर्दों में से हर एक पर्दे का साइज कितना है, 5 पर्दों में से हर एक पर्दे का साइज है 5 मीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों ये मालूमात इस सवाल में दी गई है। ठीक है, अब बच्चों हमको मालूम क्या करना है, हमको ये मालूम करना है कि उसके पास कितना कपड़ा बाकी रहा है। यानी इस सवाल में ये दिया गया है कि रज़िया के पास कुल 23.50 कपड़ा है, उसमें से उसने क्या किया है, ऐसे 5 पर्दे बनाए हैं जिनमें से हर एक पर्दे का साइज कितना है, 4 मीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमको ये मालूम करना है कि अगर उसने 23.50 में से 4 मीटर 25 सेंटीमीटर साइज के 5 पर्दे बना लिए हैं तो अब उसके पास कितना कपड़ा बाकी रहा है। ठीक है, देखिए बच्चों, मैं आपको इसको एक शक्ल की मदद से समझा देता हूँ ताकि आप सवाल को आसानी से समझ सके। ठीक है, देखिए बच्चों, फर्ज कीजिए कि रज़िया के पास जो कुल कपड़ा है 23.50 मीटर, तो वो ये कपड़ा है। ठीक है बच्चों, ये 23.50 मीटर लंबा ये कपड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ऐसा फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये जो कपड़ा है इसका साइज़ कितना है, 23.50 मीटर। ठीक है, उसने क्या किया है, 23.50 मीटर कपड़े में से 4 मीटर 25 सेंटीमीटर के 5 पर्दे बनाए हैं। ठीक है, देखिए फ़र्ज़ कीजिए कि उसने क्या किया है, ऐसे यकसा साइज के जिन 5 पर्दे बनाए हैं। ठीक है, ये एक पर्दा बनाया है, इसी तरह से ये एक पर्दा बनाया है, इसी तरह से ये एक पर्दा, और ये एक पर्दा, और
ये एक पर्दा, ठीक है। उसने क्या किया है, 23.5 सिफर मीटर कपड़े में से उसने 4 मीटर 25 सेंटीमीटर साइज के उसने क्या किया है, 5 पर्दे बनाए हैं, ठीक है। तो फर्ज कीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये जो 5 पर्दे आपको नजर आ रहे हैं, ये पांचों पर्दे का साइज क्या है, ये पांचों पर्दों में से हर एक पर्दे का साइज है 4 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से उसने 23.5 सिफर मीटर कपड़े में से 4 मीटर 25 सेंटीमीटर लंबाई के उसने क्या किया है, ऐसे 5 पर्दे बनाए हैं। अब बच्चों हमको मालूम क्या करना है, हमको ये मालूम करना है कि ये जो कपड़ा बच गया है तो इस कपड़े का साइज कितना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस बाकी कपड़े का साइज मालूम करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो बचा हुआ कपड़ा है, बचे हुए कपड़े की लंबाई मालूम करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, बाकी कपड़ा मालूम करने के लिए सबसे पहले हमको ये मालूम करना होगा कि उसने जो 5 पर्दे बनाए हैं, जिनमें से हर एक पर्दे की लंबाई 5 मीटर 25 सेंटीमीटर है, तो 5 पर्दे बनाने के लिए उसको कुल मिलाकर कितना कपड़ा लगा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले 5 पर्दों के लिए मेरे को यही शक्ल में समझाना था, मैंने मिटा दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए बच्चों हम मशक़ी सवाल 16 का जो आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 5, उसको हल कर लेते हैं। बच्चों सवाल नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, सवाल नंबर 5 में कह रहे हैं कि रज़िया के पास कुल 23.5 सिफर मीटर कपड़ा है, उसने उस कपड़े से यकसा साइज के 5 पर्दे बनाए। अगर तो चलिए बच्चों हम मशक़ी सवाल 16 का जो आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 5, उसको हल कर लेते हैं। बच्चों सवाल नंबर 5 में क्या करें, सवाल नंबर 5 में कह रहे हैं कि रज़िया के पास कुल 23.5 सिफर मीटर कपड़ा है, उसने उस कपड़े से यकसा साइज के 5 पर्दे बनाए। और फिर आगे कह रहे हैं कि अगर हर पर्दे को 4 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा लगता हो तो बताइए उसके पास कितना कपड़ा बाकी रहा, ठीक है। बच्चों देखिए इस सवाल में क्या दिया गया है, इस सवाल में ये दिया गया है कि रज़िया के पास कुल 23.5 सिफर मीटर कपड़ा है, ठीक है। उसने क्या किया है, उसने 23.5 सिफर मीटर कपड़े में से यकसा साइज के यानी एक जैसे साइज के 5 पर्दे बनाए हैं, जिनमें से हर एक पर्दे का जो साइज है वो है 4 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों ये मालूमात इस सवाल में दी गई है। अब हमको मालूम क्या करना है, हमको ये मालूम करना है कि अगर उसने अपने पास के कुल 23.5 सिफर मीटर कपड़े में से यकसा साइज के यानी 4 मीटर 25 सेंटीमीटर साइज के 5 पर्दे बना लिए हैं, तो अब उसके पास कितना कपड़ा बाकी रहा है, ठीक है। देखिए बच्चों मैं आपको इसको एक शक्ल की मदद से समझा देता हूं ताकि आप आसानी से इस सवाल को समझ सकें, ठीक है। देखिए फर्ज कीजिए बच्चों कि रज़िया के पास जो 23.5 सिफर मीटर जो लंबा कपड़ा है वो ये है, ठीक है। बच्चों ये 23.5 सिफर मीटर लंबा कपड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम ऐसा फर्ज कर रहे हैं कि इस कपड़े की लंबाई कितनी है, 23.5 सिफर मीटर, ठीक है। रज़िया ने क्या किया है, अपने पास के 23.5 सिफर मीटर कपड़े में से 4 मीटर 25 सेंटीमीटर साइज के 5 पर्दे बनाए हैं, ठीक है। देखिए उसने क्या किया है, 23.5 सिफर मीटर कपड़े में से फर्ज कीजिए कि उसने इस तरह से 4 मीटर 25 सेंटीमीटर साइज के ऐसे 5 पर्दे बना लिए। ये एक पर्दा, ये दूसरा पर्दा, इसी तरह से ये तीसरा पर्दा, और ये चौथा पर्दा, और ये 5वां पर्दा, ठीक है। तो रज़िया ने क्या किया है, 23.5 सिफर मीटर कपड़े में से इस तरह से 4 मीटर 25 सेंटीमीटर के इस तरह से ये 5 पर्दे बना लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों सवाल में ये मालूमात दी गई है। अब बच्चों ये पूछ रहे हैं कि अगर रज़िया ने 23.5 सिफर मीटर कपड़े में से अगर 4 मीटर 25 सेंटीमीटर के इस तरह से उसने 5 पर्दे बना लिए हैं, तो अब कितना कपड़ा बाकी रहा। तो हमको क्या करना है, ये जो बचा हुआ कपड़ा है, इस बचे हुए कपड़े का साइज हमको मालूम करना है, ठीक है। तो बच्चों हमको इस बचे हुए कपड़े का साइज मालूम करने के लिए क्या करना होगा, इस बचे हुए कपड़े का साइज मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो 5 कपड़े हैं, ये जो 5 पर्दे हैं, तो इन 5 पर्दों के कुल साइज को इन 5 पर्दों के कुल साइज को हमको इस कुल कपड़े में से यानी 23.5 सिफर में से हमको क्या करना होगा, उसको निकाल देना होगा। तो जब हम इस कुल कपड़े में से यानी 23.5 सिफर मीटर कपड़े में से अगर हम इन 5 कपड़ों की इन 5 पर्दों के कुल साइज को हम निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको इस बचे हुए कपड़े का साइज मालूम
हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन पांचों पर्दों का कुल साइज मालूम करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस कुल कपड़े में से यानी 23.50 मीटर कपड़े में से इन पांचों कपड़ों के कुल साइज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम इस बचे हुए कपड़े का साइज मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 पर्दों का जो कुल साइज है वो मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि 5 पर्दों के लिए दरकार कपड़ा, यहाँ पर मैं लिखूंगा 5 पर्दों के लिए दरकार कपड़ा। ठीक है, 5 पर्दों के लिए दरकार कपड़ा मालूम करने के लिए बच्चों हमको क्या करना होगा, यहाँ पर एक पर्दे के लिए दरकार कपड़ा जो है 4 मीटर 25 सेंटीमीटर है, इसको हमको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है बच्चों, इसको भी आप बहुत एक बच्चों हम यहाँ पर 5 पर्दों के लिए दरकार कपड़ा मालूम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक पर्दे के लिए दरकार कपड़े को पर्दों की तादाद से यानी 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, इसको मैं आपको एक छोटी सी मिसाल के जरिए समझा देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सके कि हम 5 पर्दों के लिए दरकार कपड़ा मालूम करने के लिए हम एक कपड़े के लिए दरकार कपड़े को 5 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, फ़र्ज़ कीजिए कि अगर एक पेन की कीमत 5 रुपये हो, ठीक है, अगर एक पेन की कीमत 5 रुपये और अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 पेन की कीमत मालूम कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 3 पेन की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से बच्चों यहाँ पर एक पर्दे के लिए दरकार कपड़ा कितना है, 4 मीटर 25 सेंटीमीटर, और हमको क्या करना है, 5 पर्दों के लिए दरकार कपड़ा मालूम करना है। तो हमको क्या करना होगा, एक पर्दे के लिए दरकार कपड़े के साइज को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, पर्दों की जो तादाद है उसको और एक पर्दे के लिए दरकार कपड़े को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो हमको 5 पर्दों के लिए दरकार कपड़े को मालूम करने के लिए क्या करना होगा, एक पर्दे का जो साइज़ है 4 मीटर 25 सेंटीमीटर, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं 4 मीटर 25 सेंटीमीटर को किस तरह से लिख सकता हूँ, 4 मीटर 25 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 4.25। ठीक है, 4 मीटर 25 सेंटीमीटर को हम अशारे की सूरत में किस तरह से लिख सकते हैं, 4.25। ठीक है, 4.25 को हमको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब हम 4.25 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 5 पर्दों के लिए दरकार कपड़ा मालूम हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, जब हम 4.25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हासिल ज़र्ब क्या आएगा, हासिल ज़र्ब आएगा 21.25 मीटर। ठीक है, देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर क्या किया है, 4.25 और 5 का हासिल ज़र्ब डायरेक्ट लिख लिया है। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, रफ वर्क में ये चेक कर सकते हैं कि 4.25 को 5 से ज़र्ब करने पर 21.25 मीटर ये आते हैं या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से अपने 5 पर्दों के लिए दरकार जो कपड़ा है वो मालूम कर लिया है। 5 पर्दों के लिए दरकार कपड़ा कितना है, 21.25 मीटर। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, अब हमको ये मालूम करना है कि रज़िया के पास कुल कितना कपड़ा बाकी रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कुल कपड़े में से 5 पर्दों के लिए दरकार कपड़े को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसको तफरीक कर देंगे। तो इस तरह से हम बाकी कपड़ा मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बाकी मानदा कपड़ा, बाकी मानदा कपड़ा। ठीक है, बाकी मानदा कपड़ा मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, बाकी मानदा कपड़ा मालूम करने के लिए हमको कुल कपड़े में से यानी 23.50 में से 5 पर्दों के लिए जो दरकार कपड़ा है
21.25 उसको तफरीक करना होगा, 21.25, ठीक है। इनके हमको क्या करना है, तफरीक करना है। देखिए पहले हम सिफर में से 5 को निकालेंगे, सिफर में से 5 को नहीं निकाल सकते तो हम यहाँ से उधार लेंगे, 5 बन जाएंगे 4 और सिफर बन जाएगा 10। ये 10 में से 5 को निकालेंगे तो बचेंगे 5, 4 में से 2 को निकालेंगे तो बचेंगे 2, ये अशारे की जगह पर अशारे आ जाएगा। ये 3 में से 1 को निकालने पर बचेंगे 2, 2 में से 2 को निकालने पर बचेगा सिफर, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि रज़िया के पास कितना कपड़ा बचा है, 2.25 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर होगा कि रज़िया के पास 2.25 मीटर 2.25 मीटर कपड़ा बाकी रहा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने मश्की सवालात 16 को हल कर लिया। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मश्की सवालात 16 के तमाम सवालात अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे तो हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से मैथमेटिक्स के वीडियोस बनाते रहें, राइट।